जी। अनिल जी, अब क्या कहेंगे? भले उन्होंने पलट लिया हो अपना बयान, उन्होंने कहा हो कि भाई ठीक है, जेपीसी से मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अदानी का जो मसला है वो अभी भी एक बहुत सेंसिटिव इशू है। पूरा विपक्ष एक तरफ है, लेकिन विपक्ष में बैठा हुआ एक व्यक्ति और जो कि पूरे विपक्ष की एक तरीके से बागडोर उनके हाथ में है। सारे विपक्षी दल शरद पवार की ओर देखते हैं, वो ऊंचे नेता हैं, और वो अगर अदानी की पोजीशन, अदानी से उनकी जो करीबी है या जो नजदीकियां है, वो उन्होंने छुपाई नहीं है। ये तो अच्छी बात है, उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है इन चीजों को लेकर। लेकिन जो अदानी का जो मुद्दा है उसको लेकर क्या जो शरद पवार की जो पोजीशन है वो बहुत असहज नहीं हो जाती है? जब हम विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं, ट्रस्ट फैक्टर भी आता है कि विपक्षी दल कितना ट्रस्ट कर पाएंगे। क्या ये एक इशू नहीं रहेगा शरद पवार के लिए? मुझसे पूछा आपने? हाँ नहीं, सुनील जी से पूछ रही थी मैं। हाँ सुनील जी से। हाँ धन्यवाद नीलो जी। नहीं, शरद पवार जी को लेकर के एक अविश्वसनीयता की स्थिति तो विपक्षी दलों में रहती ही रहती है। वो कब क्या स्टैंड ले लेंगे, इसको लेकर के लोगों में ये संदेह रहता जरूर है। लेकिन मैं अनिल जी के इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कम से कम वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और जब वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा सैद्धांतिक काम करेंगे। इसलिए भी है कि जो उनका सपोर्ट बेस है वो भी गैर भाजपा है। वो लोग भी ऐसे ही लोग हैं जिनका जो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं और बीजेपी की नीतियों को बहुत पसंद नहीं करते। लेकिन ये सही है कि अभी जो, हालांकि ये बड़ा धक्का लगा है अभी लोगों को महाराष्ट्र में कि जो ये बाजार की समितियों को लेकर के जो चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में, उन चुनावों में एनसीपी और बीजेपी ने कई जिलों में समझौते किए हैं। यह बात बहुत तेजी से आई है, खबरें आई हैं, कितनी गलत है कितनी सही है, लेकिन ये मीडिया में आया। तो इससे ये थोड़ा सा ये झटका लगने वाली बात है। और कांग्रेस ने इस पर रिएक्ट भी किया है कि उनके लोगों ने इस बात की हम जानकारी दी है, और हम इसे देखेंगे, इसको गंभीरता से हम देखेंगे। निश्चित रूप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के जो पवार साहब ने बातें कही, उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, उसमें डेंट लगा है कि एक पूरे के पूरे जो भ्रष्टाचार को लेकर के उस रिपोर्ट को कोट करते हुए जो बातें कही गई, उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को शरद पवार जैसे बड़े नेता के द्वारा खारिज किया जाना, यह इसका डाउन द लाइन लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा संदेश नहीं गया। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के ऊपर भी इस रिपोर्ट को लेकर के उनके मन में एक अविश्वास की स्थिति बनी थी कि सरकार अडानी समूह को बचाने में लगी हुई है और रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब उन मुद्दों पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल कुछ नहीं बोल रहा था, उसमें शरद पवार साहब का सामने आकर के पूरी की पूरी रिपोर्ट को खारिज कर देना। अब बिल्कुल शरद पवार जी ने कभी कारपोरेट के साथ अपने रिश्तों को छुपाया नहीं है, और ये पूरा देश जानता है कि शरद पवार जी उन गिने चुने नेताओं में हैं जिनका देश के सभी कारपोरेट में अच्छी पकड़ है, अच्छे संपर्क इनके हैं, और इस बात को उन्होंने कभी छिपाते भी नहीं है। और तो मैं शुरू से मैं इस बात को था कि जो बातें जो मैंने शरद पवार को जो कहते हुए बातें दिखाई जा रही थी, अगर वह बातें प्रश्न के साथ दिखाई जाती लोगों को तो शायद वह असर और कम हो जाता। इसलिए जब आप ये कहती हैं कि इससे यू टर्न ले लेना, यह बहुत मैंने ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बात में जांच का विरोध नहीं किया। उस जेपीसी को लेकर उन्होंने कहा कि इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस तरह की बातें तो करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए, जो बातें उठ रही हैं उसका जांच न हो या उसके जांच के खिलाफ है, ये बात उन्होंने कभी नहीं कही। लेकिन ये जरूर था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया। अब जो बातें उन्होंने कही है एकदम साफ हो गया, और बिल्कुल सही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अगर आप अडानी के मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर के आप पीछे हटते हैं, आप अगर अडानी के ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से अगर आप पीछे हटते हैं, तो पूरे विपक्षी विश्वसनीयता खतरे में होती है। विपक्ष ने इस मामले को जिस कदर इस मामले को उठाया और लोगों के बीच जिस कदर बात गई, क्योंकि ये बात केवल अडानी समूह के कामकाज का नहीं है। आप यह जो बात कही जाती है कि साहब राजस्थान में अडानी काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई काम करे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगह दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है किसी को, किसी भी कारपोरेट को कहीं काम करने से किसी को समस्या नहीं है। समस्या केवल यह है कि अगर वह ग्रुप जो निवेश के नियम है उनकी अवहेलना करती है,
अगर वह बेनामी कंपनियों के माध्यम से पैसा निवेश कराती है, कृत्रिम तरीके से अपने शेयरों के दाम घटाते बढ़ाती है, उसके संस्थान में ऐसे लोग हैं जो देश के नहीं हैं, देश के नागरिक नहीं हैं, और एक उनको लेकर के तमाम तरह की आपत्ति है। सवाल इस बात का है, अगर 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 विपक्ष का नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, इनका नाम ये बेनामी संपत्ति निवेश है, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। सवाल इस बात का है, अडानी साहब क्या काम कर रहे हैं, देश की प्रगति में क्या कर रहे हैं, इससे किसी को कोई शिकायत थोड़े है। लेकिन इससे शिकायत लोगों को है कि एक ऐसी सरकार को इस सरकार ने एक ऐसे औद्योगिक घराने को बढ़ावा दिया जिसके व्यापारिक गतिविधियों से न तो इस सरकार का राजस्व बढ़ रहा था, उसमें लोग 10 बड़े लोगों में इस कंपनी का नाम कर देने वालों में नहीं है। यह औद्योगिक घराने को बढ़ावा दी जा रही थी जहां पे रोजगार के सृजन के भी अवसर बहुत कम थे। ये भी इसमें इस कंपनी का भी कोई योगदान नहीं था। इसमें आपने और ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतना लाभ का काम कर रही थी वहां जहां सामान्य निवेशकों की संख्या कम थी और सरकार के नियंत्रण के जो आर्थिक संस्थाएं थी उनका निवेश ज्यादा था। ये जो तमाम तरह के सवाल पैदा हुए, सवाल इनको लेकर के है। किसी भी औद्योगिक कोई देश का कोई भी नागरिक कारपोरेट के खिलाफ नहीं है, कारपोरेट गतिविधियों से किसी को नाराजगी नहीं है, निजी जो निवेश है उससे किसी को आपत्ति नहीं है, पीपीपी मोड के जो चलने वाले गतिविधियां उससे भी किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन नियमों की अवहेलना करके न हो, सामान्य नागरिकों के आर्थिक हितों की अवहेलना करके न हो, सामान्य नागरिकों के आर्थिक हितों को दांव पे लगा करके किसी औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने की अगर कोशिश की गई, ये सवाल इसका था। उसमें जब शरद पवार साहब ने यह बात कही तो लोगों को ये लगा कि यह वह बात नहीं है जिसको लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष सामने था। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष की एकता इससे प्रभावित नहीं होगी। आज जो सोनिया गांधी का एक लेख आया है मुख्य समाचार पत्र में, सोनिया गांधी ने पूरी बात क्लियर कर दी कि वो इस औद्योगिक घराने में भ्रष्टाचार के आरोप से उनकी पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और समान विचारधारा के दलों के साथ तो आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो विपक्षी एकता के लिए कई सीमा तक जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सरकार के ऊपर जो उनके आलोचनाएं और जो उनके हमले हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि कांग्रेस ने पूरी की पूरी अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया। जो 2 दिनों में शरद पवार साहब के बयान के बाद से यह थोड़ा सा लगने लगा था कि आखिर क्या होगा, विपक्षी एकता के प्रति कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, यह जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसको लेकर कांग्रेस क्या करेगी, इन तमाम मुद्दों को क्लियर कर दिया। और जो कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले दल थे, कमोबेश उनका भी रवैया वही रहा। इसलिए आज जो एकदम साफ साफ जो बयान आया, वो उस बयान ने और इस चीजों को साफ की और यह बात कम से कम दोबारा से स्थापित हुआ है कि विपक्षी एकता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपने प्राथमिक शुरुआत के दिनों के शुरुआती बयान में जिस तरह का बयान शरद पवार जी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कहा और जिस तरह के संदेह उन्होंने जेपीसी को लेकर के पैदा किए, उससे जो एक भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षियों ने एक माहौल बनाया था, उसमें जरूर टेंट हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन संजय जी के पास वापस आती हूँ कि संजय जी मुझे ये बताइए, अभी 3-4 दिनों से जब से उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, वो लगातार सुर्खियों में बने रहे इस इंटरव्यू को देने के लिए। ठीक है, उन्होंने अदानी का थोड़ा सा पीआर कर दिया, बीजेपी को थोड़ा सा हो सकता है कि इस इंटरव्यू से फायदा मिल गया हो, लेकिन आज पोजीशन उनकी वही की वही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा करके क्या विपक्षी दलों को शरद पवार ये मौका नहीं देते कि एक डिस्ट्रस्ट जो होता है बढ़ जाता है, और शरद पवार वैसे भी सीनियर नेता है, उनका अगला मूव क्या होगा वो किसी को पता नहीं रहता। अब ऐसी स्थिति में जबकि एनसीपी के लीडर्स के ऊपर ईडी की गाज गिरी हुई है, सीबीआई की गाज गिरी हुई है, कुछ नेता ऑलरेडी जेल में है, तो ऐसे में अगर शरद पवार इस तरीके के बयान देते रहेंगे तो विपक्ष कब तक अपनी चीजों को होल्ड कर पाएगा? एक डिस्ट्रस्ट फैक्टर ना आए, क्या शरद पवार इस चीज से बच नहीं सकते? जी संजय जी। नहीं नीलू जी, मैंने कल भी यही बात की कि शरद पवार जैसे जो नेता हैं जिनकी 50 साल के ऊपर राजनीतिक जीवन रहा है, जिन्होंने राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और भारत में राज्यसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, और वो अपनी बात खुल के करते रहते हैं। फायदा नुकसान जो होगा वो होगा, लेकिन अगर कोई लीडर अपने मन की बात अगर नहीं करता तो वो राजनीति में 50 साल तक नहीं टिका रह सकता, ये मेरा मानना है।
तो विपक्ष एकता का क्या होगा, किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, ये सब बातें होती रहती है। इनका राजनीतिक जीवन इतना बड़ा है, इन्होंने कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि 2014 में क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, इसलिए मैं मेरी बात खुल के नहीं करूंगा, या मुझे जो ठीक लगता है मैं लोगों के सामने नहीं रखूंगा, ये थोड़ी सी बेईमानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। रही बात जो जेपीसी की जो बात हुई, जो अनिल जी ने कही कि पवार साहब उसके चेयरमैन थे, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो विपक्ष भी वो नहीं था और वो सत्ताधारी पार्टी भी वो नहीं थी। तभी 2003 में जब ये जेपीसी बनी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी पंतप्रधान थे, और वो बीजेपी अलग थी और ये बीजेपी अलग है। ये बीजेपी है जो पार्लियामेंट में किसी बात पे चर्चा होने ही नहीं दे रही, तो आप जेपीसी में क्या ढूंढोगे? ये उनका शायद कहना हो सकता है कि भाई जेपीसी में आप बैठ के क्या